Repeat the last point. समझा है? किसी को नहीं समझा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सांगा पर। ओके, हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है ना, उनको हम लोग बाइंड करने के लिए एनोनिक रेजिन यूज करते हैं। ओके, once they bind to anionic resin, then there is a bond between them. Okay, now you add a particular concentration of a solution in terms of volume. Okay, now that volume will have a particular concentration. Okay, so that solution required to break the bond between organic compound and anionic resin will be a titration volume, which will give you an idea कितने concentration में तुम्हारा higher molecular weight organic compound present था. Fine? नहीं समझा? नहीं समझा? ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने ये जो रेजिन है उसमें बाइंड करने के लिए अलाउ किया। ओके, नाउ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन रेजिन एंड एनोनिक कंपाउंड, राइट? टू ब्रेक दिस बॉन्ड you need to add particular solution, right? Now this solution, whatever you are going to add, will have a particular volume and concentration, right? Now the volume and concentration will be directly proportional to the requirement of the bond for the breakage. Bond between anionic resin and your higher molecular weight organic compound. So it is directly proportional. So you will come to know how much higher molecular organic compound is present in your product. Fine? समझा? इसको नहीं समझा, please let me know. Moving on to the next part. To determine total number of cells, or say viable cells or non-viable cells, आपको क्या करना है? WBC चेम्बर देखा है आपने? WBC चेम्बर, yes, so exactly. So Petroff-Hauser counting chamber works on the principle of same. It is a kind of counting chamber. It works on the principle of WBC chamber, which is also known as hemocytometer. Hemocytometer chamber, hemocytometer 96 well chamber. Okay, so it works on the same principle. जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट में का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे एसिड जो है इन विट्रो इन विवो के, दे आर रिलेटेड विद द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, रिमेंबर दैट। तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स वायबल या नॉन वायबल है, या फिर हम लोग को अगर सेल्स काउंट करने हैं, जो टर्बिडिमिट्री से हम लोग को अगर पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग को काउंटिंग मेथड पे जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग ये पेट्रोफ-हाउसर काउंटिंग चेम्बर यूज करेंगे। WBC का काउंटिंग कभी किया है? वो ऐसे टिक टिक करके एक आता है, उस पे नंबरिंग गिरता है, अगर आपने देखा रहेगा। एक प्रेस किया तो एक नंबर आएगा, दो बार प्रेस दूसरा प्रेस किया तो सेकंड नंबर आएगा डिजिट में, तीन बार प्रेस तीसरा प्रेस किया तो थर्ड। कभी आपने अगर काउंटिंग चेम्बर यूज किया है? कभी यूज नहीं किया है वो काउंटिंग के लिए? प्रेस करने के लिए ऐसे नंबर्स रहते हैं उस पे, तो इफ यू प्रेस इट वंस तो एक नंबर आता है, दूसरी बार प्रेस करोगे तो दूसरा डिजिट आता है, तीसरी बार तो उससे आपको नंबर पता चलते हैं कि हाँ ये हेमोसाइटोमीटर में इतने नंबर ऑफ सेल्स है। देन यू मल्टीप्लाई विद द डाइल्यूशन फैक्टर और आपको एक्चुअल नंबर ऑफ सेल्स पता चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक हेमोसाइटोमीटर का पार्ट है।
ओके। और मैं अभी यहाँ के सेल्स काउंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैं 4 बार वहां पे प्रेस करूंगा तो मुझे 4 डिजिट डिस्प्ले होगा मेरे काउंटिंग चेम्बर पे। ओके। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 10 18 टोटल। 18 इंटू वॉट एवर इज द डायल्यूशन फैक्टर एंड वॉट एवर इज द वॉल्यूम, तो उसके बेसिस पे मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। ओके। So this is how you basically count for WBC. Same way you will count for viable or non-viable cell. If you have used a stain which is going to differentiate between viable and non-viable cell, obviously, right? अगर आपने staining method को use नहीं किया या differentiation method को use नहीं किया, unless and until you use that, आप वो differentiation कर नहीं पाओगे कि ये cells viable है या non-viable है. You will only come to know number of cells कितने हैं. ठीक है? कुछ डाउट? किसी को कुछ नहीं समझा? Okay, fine. Now moving on to the next part, क्रोमेटोग्राफिक ऐसे। ओके। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के एसेस होते हैं, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। ओके। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी के में बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है? नहीं? ओके। स्पिनच लीफ का एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों ने, या फिर अमीनो एसिड का एक्सपेरिमेंट किया है पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला? किया है नहीं किया है? कुछ बोलो तो। सो गए क्या सब लोग? दोपहर में लेक्चर रखने का यही प्रॉब्लम रहता है, लोग सो जाते हैं। किया है? ओके। या तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि आपका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 4 अमीनो एसिड्स को रखते हो। ओके। तो वो 4 अमीनो एसिड्स जो है उनको आप प्लॉट करोगे। ओके। सो दिस विल बी योर स्टेशनरी फेज, एंड सॉल्वेंट जिसमें आप रखोगे ये पेपर, दैट विल बी योर मोबाइल फेज। एंड आप पेंसिल से 3/4 रीजन पे जाके मार्क कर दोगे कि यहाँ तक आपको वो रन करना है, राइट? एंड देन रिलेटिव फ्रंट आप कैलकुलेट करोगे डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। स्टैंडर्ड के साथ उस रिलेटिव फ्रंट को आप कंपेयर करोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सा था आपके सैंपल में। इज इट राइट? इज इट करेक्ट? किया है आप लोगों ने, राइट? सो we'll just brief. I will not go into history, but it was developed somewhere around 1926. Okay, so that is a very simplest and first part of chromatography, this paper chromatography. So there are various types in paper chromatography. We will talk about it. जैसे कि ascending, descending paper chromatography रहता है, circular paper chromatography रहता है, and so on. इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा कुछ लगता नहीं है, आपको एक चेम्बर लगता है, सॉल्वेंट लगेगा, अदर देन चेम्बर आपको रिएजेंट्स में सॉल्वेंट लगेगा, मोबाइल फेज विच इज योर सॉल्वेंट, देन स्टेशनरी फेज लगेगा, एंड ऑब्वियसली योर सैंपल विच इज यू नीड टू एनालाइज। ज्यादा ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके घर पे भी कर सकते हो 2.5K में। हाँ, लेकिन वो फोड़ना नहीं, ये तो
घर वाले पीटेंगे क्योंकि ग्लास का रहता है, तो 2500 भी पानी में जाएगा और मेहनत भी पानी में जाएगी। सो इट डजंट कॉस्ट यू मोर देन 2.5 के एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आपको परफॉर्म करना है खुद से तो। ओके, नॉट मोर देन दैट। ऑब्वियसली स्मॉल ग्लास चेम्बर आप यूज करोगे उसमें, बड़ा नहीं जितना कॉलेज में रहता है, बट या इट कैन बी डन वेरी इजीली एट होम। ओके, नाउ व्हाट एल्स यू हैव। सो फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि आपके पेन में, आप कोई भी पेन यूज करते हो ब्लू या ब्लैक इंक का, तो उसमें कौन से इंक है। ओके, तो आप क्या करोगे, यू विल पुट, से फॉर एग्जांपल आपने सॉल्वेंट फेज में, मोबाइल में आपने वाटर यूज किया मोबाइल फेज में। ओके, फिर आपने पीस ऑफ पेपर पे, जो भी पेपर रहेगा, ओके, दैट इज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक क्वालिटी ऑब्वियसली, से वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41। ओके, तो उसके ऊपर आपने स्पॉट डाला इनका, और आपने यहाँ पे 3/4 पे फॉर एग्जाम्पल मार्क कर दिया है। ओके, पेंसिल से, एंड देन यू अलाउ दैट टू रन। ओके, कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर जाता है, राइट? यस और नो? कैपिलरी एक्शन से ही मूवमेंट होती है ना? किसको पता है, किसको नहीं पता है व्हाट इज अ कैपिलरी एक्शन? ओके, नो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ओके, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट डिफरेंशिएट होते दिखेंगे, मतलब सॉरी नॉट सॉल्वेंट, ये इंक में के कंपोनेंट्स डिफरेंशिएट होते दिखेंगे। ओके, एंड देन यू विल कैलकुलेट रिलेटिव फ्रंट फॉर दैट, राइट? एंड देन यू विल कम टू नो कौन सा कंपोनेंट कौन सा है, जब आप स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करोगे। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रंट बाय द वे? रिलेटिव फ्रंट किसको बोलते हैं? Can't recollect it. Relative front is basically the distance between this spot up to this mark. Okay, that is the relative front. So for this spot, this will be the relative front. For this spot, this will be the relative front. For this spot, from here to here, that will be the relative front. From this spot here to here, that will be the relative front. Fine. समझा सबको? और किसी को डाउट है? नो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम लोग जाएंगे, ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्वेंट, पेपर एंड मिक्सचर, ये कौन सा लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर सॉल्वेंट विच इज योर मोबाइल फेस should be compatible with your stationary phase, in this case which is a paper. Okay, if you are going to select not compatible, so for example polar against non-polar or non-polar against polar, you are not going to select, then there is going to be a problem, because like dissolve like, that is the basic principle of chemistry. Okay,
So if they are not compatible, then you will not get any reaction over there. It will be kind of inert reaction, and then you will not get any separation over there. तो ये बहुत ज्यादा important होता है कि आप कौन सा पेपर लोगे, कौन सा सॉल्वेंट लोगे. ओके. यूजुअली असेंडिंग टाइप या रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल मतलब सर्कुलर, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, विच इज इजी टू परफॉर्म एंड इजी टू हैंडल. एंड क्रोमेटोग्राम ऑप्टन इज फास्टर एंड प्रोसेस इज इन लेस टाइम कंज्यूमिंग. तो अगर आपने रेडियल या फिर असेंडिंग टाइप यूज नहीं किया और दूसरा डिसेंडिंग टाइप यूज किया है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सॉल्वेंट कौन सा, पेपर कौन सा, और कौन सा टाइप का क्रोमेटोग्राफी आप परफॉर्म करोगे पेपर में. सिलेक्टिंग अ सुटेबल फिल्टर पेपर, it is based on the size, pore and sample quality. Okay, for example, if you want to separate a protein, and if you want to separate a fat, and if you want to separate a phytochemical, then in that case these three are chemically different. So obviously the stationary phase is not going to be the same. तो ये तीनों के लिए जो स्टेशनरी फेज आप यूज करोगे वो सेम नहीं रहेगा. फिल्टर पेपर जो आप यूज करोगे, जैसे कि वॉटमैन फिल्टर पेपर के बहुत सारे वैरायटीज आते हैं. तो अगर आपने देखा रहेगा कि उसमें नंबरिंग भी आता है कि डिपेंडिंग ऑन पोर साइज क्या है, वो नंबरिंग चेंज होगा. 41 का पोर साइज अलग है, 20 का पोर साइज अलग है, एंड सो ऑन. फाइन. कुछ नहीं समझा है यहाँ पे? समझा? कि किसी और को कुछ डाउट है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सैंपल प्रिपेयर करते हैं हम लोग, राइट? तो हम लोग सैंपल को क्या करते हैं, हम लोग सैंपल को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, विच इज अ मोबाइल फेज. ओके. एंड ऑब्वियसली उसके बाद ही वो मूव करेगा आपके स्टेशनरी फेज में. तो जिस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे ना, दैट सॉल्वेंट शुडंट चेंज एनी प्रॉपर्टी ऑफ योर सैंपल. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई द मोबाइल फेज विच यू सिलेक्ट is non-reactive to your sample. That means it doesn't alter the property of your sample which needs to be analyzed. So there is no alteration. तो आपका जो सैंपल रहता है वो मोबाइल फेज में डिसॉल्व होगा, लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा. वो सिर्फ मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा मोबाइल फेज आपके सैंपल को. फाइन. यहाँ तक कुछ नहीं समझा? हेलो यार, प्लीज बोलो भाई. समझा? ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आप उसके बाद सैंपल स्पॉट करोगे आपके पेपर पे, जैसे कि अमीनो एसिड स्पॉट किया था, सेम वे सैंपल स्पॉट करोगे इन अ प्रॉपर पोजीशन यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब. एंड उसके बाद क्रोमेटोग्राम डेवलप होने के लिए आप उसको पेपर को सॉल्वेंट में डीप करोगे. ये मोबाइल फेज के लिए का चेंबर रहेगा, तो यहाँ पे वो डीप हो जाएगा. ओके. एंड देन वो कैपिलरी एक्शन से मोबाइल फेज ऊपर ऊपर जैसे जैसे मूव होगा, इस सैंपल में के कंपोनेंट सेपरेट होते जाएंगे. फाइन. एंड जब पेपर ड्राई हो जाएगा, आप कंपाउंड डिटेक्शन के लिए उसको एयर से ड्राई कर सकोगे. एंड देन नीन हाइड्रीन का सॉल्यूशन अगर आपने सुना रहेगा, वो बहुत बार स्प्रे किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड. नीन हाइड्रीन का सॉल्यूशन आपने शायद परफॉर्म भी नीन हाइड्रीन से ही किया रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अमीनो एसिड्स का एक बार मूवमेंट हो गया, अमीनो एसिड्स का अगर मिक्सचर रहेगा वो आपने क्रोमेटोग्राम से सेपरेट किया, फिर नीन हाइड्रीन से स्प्रे किया रहेगा लास्ट में. एंड देन उसका कलर चेंज से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रोमेटोग्राम कौन सा है, व्हेन यू कंपेयर दैट विद द स्टैंडर्ड.
right? So this is just to give you a basic idea about paper chromatography. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोगों ने जैसे सैंपल यूज किया है, तो सैंपल के जगह पे हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेड प्रोडक्ट यूज करेंगे इन अवर केस फॉर इन विट्रो ऐसे। तो फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट को हम लोग स्पॉट करेंगे सैंपल की तरह ही, एंड उसके लिए भी हम लोग सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे विच इज कंपेटेबल फॉर दिस, एंड इट विल नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, एंड इट विल अलाउ इट टू रन on a circular chromatography paper or a ascending and descending chromatography paper, and then you will have paper drying and compound detection and comparison with the standard, and you will come to know कि आपके fermented product में कोई toxic compound आपको check करना है, तो उसका standard अगर आपने run किया और वो वहाँ पे match हुआ, तो you will come to know कि there is a toxic compound in the fermented product, you shouldn't eat it. Or if you want to check what kind of concentration of a particular say for example amino acid कितना है, essential amino acid अगर आपको check करना है, वो essential amino acid का standard अगर आपने run किया पेपर क्रोमेटोग्राफी पे along with your sample, तो उसका रिलेटिव फ्रंट और इसका रिलेटिव फ्रंट मैच हो गया, तो आपको पता चलेगा कि ओके ये दोनों प्रेजेंट है उसमें, तो उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, तो इसको स्क्रैच करके फिर आपको एलसीएमएस के लिए भेजना पड़ता है, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट ये आपको पता चलेगा। सो दिस कुड बी अनदर एप्लीकेशन फर्मेंटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड। ओके, तो आप टॉक्सिक कंपाउंड या फिर इसेंशियल अमीनो एसिड या फिर इसेंशियल न्यूट्रिशन आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट में कितना है, ये सब अगर आपको पता करना है, तो ये केमिकल मेथड यूज किए जाते हैं। अगर बायोलॉजिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट नीडेड, विच इज गोइंग टू बी हार्मफुल और विच इज पैथोजेनिक इन नेचर, जिससे हमको डिसीज हो सकता है, ओके, जिससे हमको कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उसके लिए बायोलॉजिकल मेथड्स रहेंगे, जैसे कि टर्बिडिमेट्री मेथड रहता है, प्लेट काउंट मेथड रहता है, और वहां पे हम लोग को पता चलता है कि ओके इसमें ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर ये सेल्स प्रेजेंट है विच शुडंट बी देयर आफ्टर प्रोडक्ट सेपरेशन और प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन स्टेप। ओके, कुछ नहीं समझा यहाँ पर, प्लीज लेट मी नो, कुछ नहीं समझा है तो प्लीज बताओ। समझा? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्रोमेटोग्राफी के बाद, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद वी हैव अदर मेथड्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, just explain it over here. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको कुछ पता है? यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज क्या रहता है और मोबाइल फेज क्या रहता है? किसी ने पढ़ा है, किसी को पता है? बोलो, सो गए क्या? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसी को कुछ पता है क्या इसके बारे में? हेलो, नॉट एबल टू रिमेम्बर, एनीवन एल्स? किसी और को कुछ याद है? ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है कि आपको सिलिका जेल रहता है ना, वो यूज होता है एज योर स्टेशनरी फेज, एंड सॉल्वेंट जो रहता है दैट इज योर मोबाइल फेज। सिलिका जेल में हम लोग ग्लास जो रहता है, ग्लास के ऊपर सिलिका का स्लरी पोर करते हैं और यूनिफॉर्म लेयर बनाते हैं। ओके, इसके ऊपर यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगा स्लरी पोर करने के बाद, एंड देन दैट विल बी यूज एज अ
stationary phase, whereas the solvent in which you are going to dip your silica gel plate, glass plate, that will be mobile phase. It works on the principle of same. वहां पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है पेपर में, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है. ओके, बट मेथड सेम है. आप वहां पे पेपर को सपोर्ट करते हो, हैंग करते हो, यहाँ पे आप सिलिका जेल को सपोर्ट करोगे, उसको हम लोग थोड़ा एंगल देके ग्लास चेम्बर में खड़ा रखेंगे. उसके पहले उसके ऊपर हम लोग सैंपल स्पॉट करेंगे एक पॉइंट पे, which will be at the exact same location. चारों पॉइंट अगर हमने स्प्रेड किए या 3 पॉइंट स्प्रेड किए. Now it is very much important to remember that whenever you are going to spot your sample on a paper, the distance between two spots should be equal, and it shouldn't be that two spots are very much near to each other. Why? Because along the run there is a good amount of chance कि इसमें और इसमें अगर ज्यादा कंपोनेंट है तो वो जब स्प्रेड होंगे पेपर पे वो एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए. वो अगर एक दूसरे में मिक्स हो गए, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर वो एक दूसरे में मिक्स हो गए तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्पॉट कौन सा है, और हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट फिर से रन करना पड़ेगा. इट इज कॉमन फॉर योर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी आल्सो. Okay, irrespective of whatever chromatographic method you are going to use, whether thin layer or paper, you need to make sure that whenever you are going to spot your sample, the distance should be equidistant and it shouldn't be congested. कि जैसे कि आपका 4 सेंटीमीटर का है तो आप 1 सेंटीमीटर या 0.75 सेंटीमीटर पे 3 स्पॉट ही डाल सकते हो. अगर आपका पेपर 6 या 8 सेंटीमीटर का है तो आप 5 या 6 या up to 7 spots maximum you can put. Okay, तो it shouldn't be कि आप बहुत पास पास में स्पॉट डाल दोगे और आपको अच्छा क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा रन फ्रंट पे. ये पॉसिबल नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. आपका सिलिका जेल जो रहता है वो स्टेशनरी फेज रहता है. पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर जो रहता है वो स्टेशनरी फेज रहता है और मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट रहता है. यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझा है? सबको समझा है? प्लीज लेट मी नो if every one of you have understood whatever I'm trying to teach. Just type yes in the chat box. Okay, fine. Now moving on to the next part. तो टीएलसी में भी सेम ही रहेगा. टीएलसी में भी आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट को ही आपके इसमें स्पॉट करोगे टीएलसी प्लेट पे. ओके, और सेम वे पेपर की तरह रन करोगे वो सॉल्वेंट के साथ, और फिर रिलेटिव फ्रंट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आपको पता चलेगा. ओके, सेम वे सेम प्रिंसिपल, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में. Now moving on to the next part. गैस क्रोमेटोग्राफी. गैस क्रोमेटोग्राफी में किसी को कुछ पता है गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में? व्हाट इज अ गैस क्रोमेटोग्राफी? Gas chromatography, you have two phases, gas phase and mobile phase. So your column
सो गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका गैस चेम्बर रहेगा, ओके, ओवन रहेगा, गैस विल बी योर मोबाइल फेस एंड योर स्टेशनरी फेस विल बी कॉलम। वो कॉलम एनोनिक नॉन एनोनिक रहता है, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज रहता है, पोलर या नॉन पोलर रहता है। तो उसके बेसिस पे आपको जो भी सॉल्वेंट सेपरेट करना है वो आइदर मोबाइल फेस को बाउंड होगा या फिर मोबाइल फेस को लूजली बाउंड होगा या फिर टाइटली बाउंड होगा, सॉरी स्टेशनरी फेस को लूजली बाउंड होगा, लाइटली बाउंड होगा या फिर टाइटली बाउंड होगा, ओके। और जब आप आपका गैस फेज जो मोबाइल फेज है वो आप उसमें पुश करोगे अंदर, तो वो गैस के साथ बाहर निकलेगा एंड फिर आपको पता चलेगा कि ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जनरली जो भी कंपोनेंट रहता है, ओके, वो गैसियस फॉर्म में अगर रहेगा, जैसे कि वोलेटाइल रहेगा, ओके, वोलेटाइल अगर रहेगा, एक मिनट, सॉरी, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा तो ही वो वर्क होगा, ओके। तो आपके जो भी सैंपल रहेगा वो सैंपल में अगर वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं रहेगा तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं कर पाओगे। आपको कंपल्सरीली पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करना है। एचपीएलसी के बारे में आपको कुछ पता है? एचपीएलसी के बारे में किसी को कुछ पता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? इट इज अ फर्दर पार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जीसी के बाद एचपीएलसी भी आता है, ओके। जीसी में जीसी का और वैरायटी है, जीसी, जीसीएमएस, एंड एचपीएलसी is high pressure liquid chromatography, so that I will cover in the next lecture। तो ये जो लेक्चर है, जो भी लेक्चर मैं लूंगा वो मेरा यूट्यूब चैनल है नोआ बायो करके, ओके। तो वो नोआ बायो करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ये लेक्चर, और इसके अलावा बाकी सारे भी लेक्चर है वहाँ पे, यू कैन गो थ्रू दैट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड नोआ बायो 16 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, ओके। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आपको कभी भी कुछ डाउट रहेगा, यू कैन पुट योर क्वेरी ओवर देयर और कमेंट ओवर देयर ऑन यूट्यूब एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल, ओके। तो ये लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा ये मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा। जनरली कल शाम को रहेगा, समवेयर अराउंड 3 to 4, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी और डेप्थ में एक्सप्लेन करके उसके आगे का पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर एंड अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो या फिर आप बाद में पूछो, ऐसे भी, जस्ट लेट मी नो। किसी को कुछ डाउट है आज जो सिखाया उसमें कुछ नहीं समझा है या फिर कुछ रिपीट करूँ फिर से? प्लीज रिप्लाई, देन यू कैन स्टॉप टुडेज लेक्चर। सबको समझा है? प्लीज बाकी लोग भी बताओ। यस, फाइन। तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका 10 और 11 तारीख को इंटरनल है, ओके। तो उसके बाद 16 तारीख को आपका एग्जाम फिर से स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, राइट? तो तब तक मैं मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर करूंगा। आपको बीच में कुछ भी डाउट रहेगा, यू कैन जस्ट लेट मी नो, यू कैन आस्क मी, ओके। एंड विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल। और कुछ भी नहीं समझाए तो आप मुझे लेक्चर के बाद में भी पूछ सकते हो। यू कैन ड्रॉप मी अ मेल, दैट इज नॉट एन इशू। दिस इज माई ईमेल आईडी।
Okay, and always drop me a mail. अगर कुछ भी डाउट रहेगा, you can just let me know. I will try to solve it as soon as possible. Okay, fine then. Thank you. अभी आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और कल के लेक्चर के बारे में मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा. बाय.